तो दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आपके लिए हम लोग दो बुक लेकर के आए हैं। एक बुक है संपूर्ण स्टडी गाइड, इसमें बिहार पुलिस का संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है और साथ ही साथ 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और 3000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। और एक बुक है आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक, ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस 5 ईयर का सोल पेपर है, लगभग 2450 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिया गया है। आप इन दोनों बुक को यदि परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों माध्यम से इन दोनों बुक को घर बैठे मंगा सकते हैं। दोस्तों आज ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम वीडियो है, क्योंकि आज इस वीडियो में जितना भी चैप्टर था, ठीक है, 17 चैप्टर था प्राचीन भारत में, हम लोग सभी को कवर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग 6 मैराथन में नहीं बल्कि 5 ही मैराथन में प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आरंभ करते हैं 16 नंबर का चैप्टर। 16 नंबर का चैप्टर है दोस्तों दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। इन सब में हम लोग कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए एक बार विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला हम लोग वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव चालुक्य संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक ढांचा, ग्रामीण विस्तार और किसानों पर कर भार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दक्षिण में कैसे ये सब हो रहा था, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग वाकाटक राजवंश से। देखिए उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, ठीक है, बरार में 7 वाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने अपनी प्रभुत्व स्थापित किया। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान में दी। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों में वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे, जिन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ किए थे, ठीक है। संस्कृति दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदेशों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर विस्तारित करने में सेतु का काम किया था। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राज्य का संस्थापक था। उसकी आरंभिक राजधानी पुरिका में थी। उसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है। आगे है प्रवर सेन प्रथम 275 से लेकर के 325 ईस्वी। वाकाटकों की शक्ति का विस्तार विंध्य शक्ति के पुत्र प्रवर सेन प्रथम ने किया। वाकाटकों में यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने महाराजा सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवर सेन प्रथम ने ब्राह्मण धर्म की महत्ता स्थापित की तथा 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया। प्रवरसेन के पश्चात रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी वाकाटक वंश का शासक बना। उसने संभवतः गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं मिला है। आगे है पृथ्वीसेन प्रथम। देखिए इनका कार्यकाल है 360 से लेकर के 385। रुद्रसेन का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन प्रथम बना, जिसने बासिम की शाखा के शासक विंध्यसेन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा तथा विंध्यसेन ने कुंतल राज्य को जीता और इस कार्य में पृथ्वीसेन ने उसकी सहायता की। आगे है रुद्रसेन द्वितीय 385 लेकर 390 इनका शासनकाल रहा था। पृथ्वीसेन ने अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती गुप्त से कर दिया। इस वैवाहिक संबंध से दोनों राजवंशों को लाभ हुआ, परंतु अधिक लाभ गुप्तों को हुआ। उसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता अपने बड़े नाबालिग पुत्र दिवाकरण सेन की संरक्षिका बनी। संरक्षिका के रूप में प्रभावती गुप्ता ने 13 वर्षों तक शासन किया। आगे है प्रवरसेन द्वितीय।
वाकाटक वंश की मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक प्रवरसेन द्वितीय था। उसका आरंभिक नाम दामोदर सेन था। उसने सेतुबंध नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। उसे नई राजधानी प्रवरपुर बनाने का श्रेय दिया जाता है। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चालुक्य अपने को ब्राह्मणु या चंद्र के वंशज मानते थे। आगे है चालुक्य राजवंश। देखिए, चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना बादामी का चालुक्य राज्य था। अब चालुक्य राजवंश का हम लोग एक बार राजाओं के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे चालुक्य के जो राजा थे वो राज किए। सबसे पहले देखिए चालुक्य राजवंश जो कि बादामी के चालुक्य थे। ठीक है, सबसे पहले आ गए जयसिंह, सबसे पहले राज किए जयसिंह। उसके बाद आए रणराम। क्या है? रणराम। रणराम के पुत्र थे पुलकेशिन प्रथम। इनके 2 पुत्र थे, एक थे कीर्तिवर्मन प्रथम और एक थे मंगलेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय। इनके भाई थे विष्णुगुप्त वर्धन, माने कीर्तिवर्धन का भी 2 पुत्र थे। ठीक है, वेगी चालुक्य का वंश का संस्थापक इनको माना जाता है विष्णुवर्धन को। ठीक है, विष्णुवर्धन के बाद आए विक्रमादित्य, फिर आए इसके बाद विनयादित्य, फिर आए विजयादित्य, फिर आए विक्रमादित्य सेकेंड, फिर आए कीर्तिवर्मन सेकेंड। देखिए, चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी आधुनिक बादामी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था। उदय स्थल बादामी होने के कारण ये बादामी के चालुक्य कहे जाते हैं। इन्हें आरंभिक पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। पुलकेशिन प्रथम 543 से लेकर के 566 ईस्वी बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने सत्याश्रय व रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। उसे श्री पृथ्वी वल्लभ की भी कहा जाता है। आगे है कीर्तिमान प्रथम 566 से लेकर 597। पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसने अनेक शासकों को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुसुवर्ण अग्निओष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है। इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहते हैं। आगे है मंगलेश 597 से 610 शासनकाल। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अवश्य था, अतः उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशिन के संरक्षण के रूप में चालुक्य शासन की ओर भागडोर संभाली थी। नुनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार उसने कलचुरी शासक बुधराज पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर यानी कि गोवा पर किया था, अधिकार किया था इसने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 610 से लेकर के 642 ईस्वी तक रहा था। पुलकेशिन प्रथम का पौत्र एवं कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। उसने सत्याश्रय की श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जानकारी उसके एहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति यानी कि गुण वर्णन वर्णित है। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण में संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति बन गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के राजसभा में आया था और उसके राज्य का भ्रमण किया था। ठीक है, आगे है प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। ये नागा अर्जुन कोंडा और धारनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए हैं। इन्होंने कृष्ण गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई थी। आगे है कल्याणी के चालुक्य के बारे में। पश्चिमी कल्याणी चालुक्य देखिए, सबसे पहले आ गए तैलप सेकेंड
ठीक है। शासनकाल 73 से इनका 973 से 997 ईस्वी तक रहा। इनके बाद आ गए सत्याश्रय 997 से 1008 ईस्वी तक। फिर आ गए विक्रमादित्य 5 1008 से 15 तक। फिर आ गए अयन 15 में भी शासन किए थे। फिर आ गए जयसिंह द्वितीय 15 से 42 ईस्वी तक शासन किए। फिर आ गए सोमेश्वर प्रथम 42 से 68 ईस्वी तक। और फिर सोमेश्वर सेकेंड आ गए 1068 से लेकर के 76 तक। फिर आ गए विक्रमादित्य 6 नंबर का, ये 76 से 1126 तक। फिर आ गए सोमेश्वर तृतीय, ये 26 से लेकर के 38 तक। फिर आ गए जगदेका मल्ला सेकेंड, ये 1138 से 1155 तक। फिर आ गए तैलप तृतीय 1155 से 63। फिर आ गए जगदेका मल्ला तृतीय 63 से 83। फिर आ गए सोमेश्वर फोर्थ 1184 से लेकर के 1200 ईस्वी। चालुक्य कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलेब द्वितीय था। तैलेब द्वितीय पर का परमार शासक मुंज से दीर्घकालीन संघर्ष हुआ, जिसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुदुंग कृत्य प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलेब द्वितीय ने मुंज के राज्य पर 6 बार आक्रमण किया, परंतु बार बार पराजित हुआ। आगे है सोमेश्वर प्रथम 1042 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित कर दी थी। चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को परास्त कर विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। आगे है सोमेश्वर प्रथम ने परमाणु की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर वहाँ के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। अन्य लेखों में पता चलता है कि चालुक्य ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडू पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडलम संगम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह से पराजित हुआ था। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। विक्रमादित्य 6 1176 से 1126 में 1076 से 1126 में सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1176 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य 6 के राज्यारोहण के पश्चात चोल चालुक्य संघर्ष कुछ समय तक स्थगित रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण था। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य 6 साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। उसे विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का निर्माण करवाया। उसकी राजसभा में विक्रमाकदेव वचरित के रचयिता विल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हन उसके राजकवि थे। ठीक है। आगे है विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था, जिसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश का पतन प्रारंभ होना शुरू हो गया था। विक्रमादित्य 6 के पश्चात सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी तक जो शासन किए थे, चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलोकमल, ठीक है, एवं त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की थी। सोमेश्वर तृतीय की विजय की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, जिसने मानसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था, जो कि तैलप तृतीय का पुत्र था। चालुक्य का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। चालुक्य के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था, जिनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। एहोल को मंदिरों का नगर, ठीक है, टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। आगे है पल्लव राजवंश। देखिए, इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके उनके स्थान पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ होता है लता का वाचक। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची यानी कि आधुनिक कांचीपुरम में स्थानांतरित की थी। आगे है सिंह विष्णु 576 से लेकर के 600 ईस्वी। पल्लवों का प्रथम प्रमुख शासक था विष्णु सिंह था। ठीक है। उसने
अवनिहि सिंह की उपाधि धारण की थी। वह एक वीर व पराक्रमी शासक था। उसने चेर, चोल, पांड्य, मलय, मालवा, कलभद्र व सिंहल के राजाओं को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। सिंह विष्णु से वैष्णव मतानुयायी था, जिसने कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम के आदि वराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा स्थापित की गई थी। सिंह विष्णु की राजसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की थी। आगे है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक रहे थे। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम बहुमुखी प्रतिमा का धनी था। इसने मत विलास प्रहसन तथा भगवत ज्यूकियम लिखा था। इसके समकालीन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम का आक्रमण कर पल्लवों व चालुक्यों की मध्य लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संघर्ष को प्रारंभ किया। उसने शैव संत अप्पर के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। आगे है पल्लव वंश कांचीपुरम वाला। ठीक है, सबसे पहले आ गए शिववर्मन। ठीक है, शिववर्मन के 2 पुत्र थे। एक थे सिंह विष्णु वंश या एक थे भीमवर्मन वंश। ठीक है, देखिए इनके बाद 2 वंश शुरू हुआ था। ठीक है, पहला इसमें महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर आ गए नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर आ महेंद्र वर्मन द्वितीय, फिर आ गए परमेश्वरम प्रथम, फिर आ गए नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर आ गए परमेश्वर वर्मन सेकेंड। ये सिंह विष्णु परंपरा का अंतिम शासक रहे थे। इधर से आ गए आपका बुधवर्मन, फिर आ गए आदित्य वर्मन, फिर आ गए गोविंद वर्मन, फिर हिरण्यवर्मन, फिर नंदीवर्मन सेकेंड, फिर दंतीवर्मन, फिर नंदीवर्मन तृतीय, और यहाँ से 3 राजा आ गए थे, एक नृपतुंग, एक अपराजित, एक आ गए कंपवर्मन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नरसिंह वर्मन प्रथम। 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक इनका राज्य रहा था, शासनकाल। महेंद्र वर्मन प्रथम के पश्चात उनका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसने परियल, मणिमंगलम और सूरमार के युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। ठीक है, आगे है नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्लपुरम, ठीक है, यानी कि महाबलीपुरम नामक एक नगर की स्थापना किया था। इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें से धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप में आरंभ किया था उसे मामल शैली कहा जाता है। आगे है नरसिंह वर्मन द्वितीय, 700 से 725 ईस्वी। यह परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा और कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर व एरावतेश्वर के विशाल मंदिर तथा मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने राज सिंह और आगम पीर्य व शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीन में दूत मंडल भेजा 720 ईस्वी में। देखिए कदम्ब राज्य के बारे में जान लेते हैं। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक व कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वैजयंती या वनवासी में स्थापित किया था। पल्लवों के दूसरे महत्वपूर्ण समकालीन गंग थे, जिन्होंने 4वीं सदी में आसपास दक्षिण कर्नाटक में अपना शासन स्थापित किया था। ये पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे। पल्लवों ने अधिकांश कर मुक्त ग्राम दान ब्राह्मणों को दिए। आरंभिक पल्लवों के 16 भूमि अनुदान पत्र मिले। 4वीं सदी के कलभोग्रो के नेतृत्व में हुए विद्रोह का प्रभाव पल्लवों तथा उनके समकालीन पड़ोसियों पर था। आगे है इसके बाद कि पल्लव चालुक्य संघर्ष। देखिए
पल्लव चालुक्य संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से लेकर के 642 ईस्वी के शासनकाल में घटित हुआ, उसके विषय में जानकारी एहोल अभिलेख में मिलती है। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी को अपनी अधीन कर लिया था। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को पराजित कर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। वो बेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई जो वेंगी के चालुक्य राजवंश कहलाने लगे। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से लेकर के 668 ईस्वी तक ने चालुक्य की राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी तक अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। यहाँ पास मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यज्ञानुष्ठानों के अतिरिक्त ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। 7वीं सदी में वैष्णव व प्रवर अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को नया नयनार संतों ने शैव संप्रदाय का विस्तार किया। मामल शैली या नरसिंह वर्मन शैली, इस शैली में रथ तथा मंडप दोनों का निर्माण हुआ है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें आदिवारा मंडप और महर्षि मर्दिनी मंडप, पांडव मंडप तथा रामानुज मंडप प्रसिद्ध है। ठीक है। रथ शैली का मंदिर एकाश्म है। प्रमुख रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। इसमें 7 रथ मंदिर हैं, जैसे द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ तथा वलैकुंठय रथ। ये सभी शैव मंदिर हैं। इसमें सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। धर्मराज रथ सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा रथ है, जिसके ऊपर पिरामिड आकार का शिखर है। पट्टडकल में 7वीं-8वीं सदी में बने 10 मंदिर हैं। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर। ठीक है। आगे है सामाजिक ढांचा। समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबाव था। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमि दान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेक कृषक जातियों में बटे थे। वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। आगे है ग्रामीण विस्तार। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव मिलते हैं। एक तो ऊर आता है, एक सभा और एक आता है नगरम। ऊर गांव सबसे अधिक प्रचलित था, जिसमें किसान जातियों के लोग बसते थे तथा भूमि पर उन लोगों का संभवतः सामुदायिक स्वामित्व होता था। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेव अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांवों में भूमि पर दान भोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। नगरम कोटि का गांव वह होता था जहां व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था एवं उन्हीं का प्रभुत्व रहता था। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांवों के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। आगे है किसानों पर कर भार। उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न एवं स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था। गांव की सभी खाने और छिपे खजाने राजा के होते थे। राजा को विष्टि अर्थात बेगार यानी कि मुफ्त में काम कराने का उनको अधिकार था। ठीक है। आगे का चैप्टर है दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे अंतिम चैप्टर है ये दर्शन का विकास। दर्शन के विकास चैप्टर हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला है सामान्य परिचय इनका, फिर है सांख्य, फिर है योग, फिर है न्याय, फिर है प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक, फिर है वैशेषिक, फिर है मीमांसा और फिर है वेदांत। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्धि एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थी कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है। यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। ठीक है। चलिए
देखिए, पुरुषार्थ का मतलब होता है कि धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ या आर्थिक समाधान, काम या शारीरिक सुखभोग तथा मोक्ष या आत्मा का उद्धार। देखिए, जो जीवन के लक्ष्य थे और उनका जो अर्थ होता है और लक्ष्यों पर जो प्रबंध है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है धर्म। सामाजिक व्यवस्था का विनियम होता है धर्म, ठीक है। राज्य से संबंधित मुद्दों की चर्चा धर्मशास्त्र में की जाती है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है आर्थिक संसाधन। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है। फिर है काम। काम का मतलब होता है शारीरिक सुख भोग या प्रेम। काम शास्त्र या काम सूत्र की रचना यौन विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए किया गया है। आगे है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। दर्शन से संबंध अनेक ग्रंथ है जिसमें मुक्ति का चर्चा जो है वो किया गया है। देखिए, अर्थ संबंधी विषयों के प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है और समाज को सुव्यवस्थित बनाने वाली विधि यानी कि कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई है। शारीरिक सुख भोग का विवेचन कामसूत्र में किया गया है। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है, जिसका अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार होता है। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदाय की जो सांख्य थी वो 6 मानी गई है, जिसमें षड दर्शन कहा जाता है। आगे है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्यकारिका है। सांख्य की व्युत्पत्ति सांख्य शब्द से हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार संसार की सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकीवादी था, परंतु बाद में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पास योग के बारे में। देखिए, योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। ज्ञान इंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न स्थितियों में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम बताए गए हैं। यहाँ पास आगे है न्याय। देखिए, न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका उदाहरण नीचे जो है वो देखा जा सकता है। पहला है पर्वत अग्नियुक्त है। दूसरा है क्योंकि वहाँ धुआं है। तीसरा है जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। ठीक है, देखिए आगे है कि प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। सबसे पहला है दर्शन, वो है सांख्य दर्शन। इसका जो विवरण है यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। जग का कर्मिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्य रज तम का सिद्धांत अपनाया गया है। मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिसमें कि प्रथम तत्व प्रकृति है। इसका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। इसका प्रतिपादक है कपिल मुनि। आगे है न्याय दर्शन। यह दर्शन वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी मानता है। वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी पदार्थ श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। यह दर्शन ईश्वर को विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। इसका आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र। इसका प्रतिपादक है अक्षपाद गौतम। आगे है योग दर्शन। विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं। पहला है आत्मनियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि मानना। इसका जो है वो है योग सूत्र। इसका प्रतिपादक है पतंजलि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद वैशेषिक दर्शन। विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है। यह विश्व के परमाणविक स्वरूप तथा आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं को 5 महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। इसका है वैशेषिक सूत्र। इसका प्रतिपादक है उल्लूक या कन्नाद। फिर है मीमांसा। वेदों को कर्मकांडों तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। वेदों को अंतिम प्रमाण माना गया है। पूर्व मीमांसा सूत्र है, ये जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे है वेदांत। केवल ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। जीवात्मा के ब्रह्म में लीन होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये ब्रह्म सूत्र में बताया गया है और इसका प्रतिपादक है वेद व्यास। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। वह सामान्य और विशेष के मध्य अंतर करता है। पृथ्वी जल वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं निर्मित होती है। वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद की स्थापना की गई है। इनके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी है। और वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया था। आगे है मीमांसा। देखिए, मीमांसा का मूल अर्थ है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। इसके अनुसार मोक्ष वेद विहित कर्मों में अनुष्ठान से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मीमांसा के अनुसार वेद में ही कही गई बात सदा सत्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्षण स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताया गया है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। आगे है वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेद का अंत। ठीक है, ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित वेद व्यास, ठीक है, वादरायण या ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं, जिसमें पहला है शंकर द्वारा 12वीं सदी में लिखा गया है। दूसरा आगे पढ़ लेंगे। देखिए, शंकर ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं, किंतु रामानुज के अनुसार दूसरा है यह ब्रह्म सगुण है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति को मोक्ष का जो है वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जो है वो बताते हैं। आगे हैं, इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और प्रत्येक वस्तुएं माया अर्थात अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के परिणाम का भुगतान करना पड़ता है। आगे है जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टि। देखिए, सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपांतरित होता है। भौतिकतावादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुए। ठीक है, इस दर्शन का नाम लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। वह किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकतावादी दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक भूमिका को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग संपूर्ण ढंग से पढ़ लिए हैं। कल से हम लोग मध्यकालीन भारत को आरंभ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल वाला वीडियो में।